नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज की प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत में नए तूफान की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहकर सीधे निशाने पर लिया। जनता के बीच उठे सवाल, सत्ता पर सवाल और 2027 की चुनावी तैयारी में नया मोड़। यूपी की राजनीति अब कभी इतनी तेज और गर्म नहीं रही। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहकर सीधा हमला कर दिया। रविवार को मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी उत्तराखंड से है और इसीलिए उन्हें अपने गृह राज्य वापस भेज देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? तो सुना आपने अखिलेश यादव का ये बयान, जहां पर देखिए कैसे अखिलेश यादव तंज कसते हैं योगी आदित्यनाथ पर, उनको घुसपैठिया कहते हैं। असल में अखिलेश यादव अमित शाह से नाराज हैं। अमित शाह आजकल घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। वो बार बार डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि सरकार सख्ती के साथ घुसपैठियों की पहचान करेगी और उन्हें वापस भेजेगी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता घुसपैठ पर डर फैलाते हैं और लोगों को डराने के लिए घुसपैठ के झूठे आंकड़े देते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर हंगामा हो गया। इस पर बयान दिया गया है, बीजेपी मैदान में उतर आई है, लगातार बयानबाजी चल रही है। सियासी समझ पर सवाल जो हैं वो लगातार उठने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 8 सालों की सत्ता में यूपी का कायाकल्प करने की हर संभव कोशिश की, वो घुसपैठिया आखिर कैसे हो सकती है, सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव की डिक्शनरी में घुसपैठिया का मतलब देश में घुसपैठ से नहीं बल्कि सियासी घुसपैठ से। इस पर देखिए लगातार बयानबाजी हो रही है और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर बयान सामने आ रहे हैं। अब ये बयान सुनिए। जिसने सैफई को ही पूरा उत्तर प्रदेश समझ लिया हो, उसकी समझदारी के बारे में क्या कहें? वो संघीय ढांचे को नहीं जानना चाहते। वो भारत के संविधान को या तो जानते नहीं है या जानबूझ करके मस्खरी करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव देश के बड़े नेता हैं, इस तरह का मस्खरापन उन पर शोभा नहीं देता है। वो योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस टिप्पणी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आज हर घर में घुसपैठ कर चुके हैं और घर में घुसपैठ की है पक्का आवास दिला करके, थाली में राशन पहुंचा करके, आज सुरक्षा का एहसास दिला करके, आयुष्मान का कार्ड पहुंचा करके, सरकारी योजनाओं से सबको जोड़कर उनका जीवन स्तर ऊंचा करने से आज वो सबके दिल तक घुसपैठ कर चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव जी को बहुत नागवार गुजर रहा है। अखिलेश यादव जी, आप घुसपैठियों को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों, म्यांमार के घुसपैठियों को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे, ये हम सब उत्तर प्रदेश के वासियों ने कभी नहीं सोचा था। जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर घोर निंदनीय टिप्पणी की है, ये अपने में निंदा का विषय है। आपको याद होना चाहिए कि घुसपैठ उसे कहते थे कि जब आपने सत्ता में घुसपैठ की तो हजारों दलित शामली से पलायन करने पर मजबूर हो गया। जब आपने सत्ता में घुसपैठ की तब इस प्रदेश को आपने दंगा प्रदेश घोषित करवा दिया। जब आपने सत्ता में घुसपैठ की तो कब्जा एक प्रथा बनकर के रह गई इस उत्तर प्रदेश के अंदर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने सत्ता चलाई तो इस देश के हजारों लाखों गरीबों की घरों के चूल्हे जलना चालू हुए, लाखों गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब होना चालू हुई। आज ये उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से जुझारू राज्य और जुझारू राज्य से सर्वोत्तम राज्य बनकर के निकल करके आया है। तो विश्लेषकों का यह मानना है कि अखिलेश यादव 2017 से ही योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद से काफी परेशान है। 2027 की बात करें तो 2027 में सत्ता की वापसी पर रोक लगाने के लिए सपा किसी चुनावी कार्ड की तलाश में है और इसी रणनीति के तहत घुसपैठिए वाला एंगल उठाया गया है। लेकिन राजनीतिक फिट
बैठना अभी चुनौतीपूर्ण नजर आता है। दरअसल ये पूरा विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुआ। अमित शाह ने कहा था कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और सवाल उठाया कि गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर घुसपैठ की सूचना आखिर क्यों नहीं मिलती। यूपी की सियासत अब सिर्फ विकास और योजनाओं तक सीमित नहीं रह गई है, अब ये घुसपैठिया विवाद के इर्द गिर्द ही घूम रही। और सवाल यह है कि जनता पर इसका क्या असर होगा और 2027 की तैयारियों में ये बयान जो है वो कितनी गंभीर चुनौती बन पाएगा। तो आज की इस प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो घुसपैठिए वाला बयान है किस तरीके से 2027 में क्या अखिलेश को क्या इससे फायदा मिल जाएगा, क्या होगा। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की जो नाराजगी है कहीं ना कहीं अमित शाह ने जिस तरीके से एक मुद्दा उठाया था घुसपैठिए का, सामने आ चुका है कि उसी से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव नाराज थे। और अब देखिए कैसे अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से घुसपैठिया बताया है, उसके बाद ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं कि आखिर ये जो राजनीति है वो कौन से मोड़ पर पहुंच चुकी है। और हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी आज की इस प्राइम डिबेट पे जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन श्रीवास्तव जी आपसे रुक करेंगे। सबसे पहले सवाल ये कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो राजनीति है वो किस मोड़ पर पहुंच चुकी है। 2027 में चुनाव है, लेकिन ये जो घुसपैठिए का मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो देश की बात हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कह देते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए प्रिया जी, बिल्कुल जिस तरह से अखिलेश यादव की टिप्पणी आई है योगी आदित्यनाथ पर, वो कहीं ना कहीं एक परिपक्व राजनेता के तौर पर नहीं आई है। लेकिन जिस संदर्भ में सवाल पूछा गया था अखिलेश यादव से, बेकायदा पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम था, उस संदर्भ की उन्होंने पहले भी कई बार जिक्र किया है। घुसपैठियों का उनका तात्पर्य था कि ये दूसरे प्रदेश से आकर के दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरे दल से आकर के दूसरे दल के नेता बने हैं। यानी कि जो योगी आदित्यनाथ जी का पहला चुनावी दल था हिंदू युवा वाहिनी, जिसके लिए वो प्रत्याशी भी उतारते थे, उसके संदर्भ में वो बात कह रहे थे कि तमाम तरह से घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में भी आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री और एनडीए की सरकार लगातार एसआईआर के मुद्दे पे हो या फिर सीएए के मुद्दे पे हो, एनआरसी के मुद्दे पे हो, इस तरह कार्रवाई कर रही है, उससे कहीं ना कहीं लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, 2027 की विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश आ चुका है। और ऐसे मौकों पर जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो जाति आधारित जो एक बंटवारा है वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लागू हो, ताकि उनको फायदा हो सके, उनकी पीढ़ियों को फायदा हो सके। जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के लोग जो हैं वो बहुत कम तादाद में यूपी में हैं, और ऐसी अगर मांग हम उठाते हैं और ऐसा अगर मैसेज जाता है समाज के भीतर कि योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेश से आकर के यहाँ के मुखिया बने हैं, तो निश्चित रूप से मैसेज जाएगा। यही वजह है कि हर बार वो चुटीले अंदाज में इस बात को लेकर के कहते आए हैं कि योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि अन्य प्रदेश के हैं, बल्कि ये भी वो कहते आए कि बीजेपी के भले वो विधायक दल के नेता हों, मुख्यमंत्री हों, विधायक दल के बड़े नेता हों, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी ने, लेकिन इसके पहले ये बात भी सच है कि बीजेपी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के तौर पर उन्होंने प्रत्याशी भी उतारे हैं। तो इन तमाम संदर्भों को लेकर के अखिलेश यादव ने बयान दिया है। लेकिन जिस तरह का उनका बयान एक घुसपैठिया शब्द है, कहीं ना कहीं मुझे उस पत्रकार होने के नाते उस पर भी आपत्ति है। जी ठीक है। समाजवादी पार्टी से रविंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, ये जो घुसपैठिया कहा गया है, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहा है, सबसे पहला सवाल ये घुसपैठिया है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे घुसपैठिया को? ये मैं पूछ रहा हूं कि टोटी चोर क्या होता है? नहीं, टोटी चोर क्या होता है उस पर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये जो घुसपैठिया कहा है क्या होता है, एक डेफिनेशन क्या है घुसपैठिए की? मुल्ला मुलायम क्या होता है, क्या परिभाषा है उसकी? आप जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, घुसपैठियों की परिभाषा ये होती है कि बहुत इको आ रहा है मुझे, तो दूसरे देशों से जो जनता अवैध तरीके से आती है उसको घुसपैठिया कहा जाता है। घुसपैठियों को मुद्दा बनाया है केंद्र सरकार ने। पूरे देश में बॉर्डर पे या तो आर्मी होती है या तो अर्धसैनिक बल होता है। सबसे ज्यादा घुसपैठिए बताते हैं बांग्लादेश से आए हैं। मोदी जी 6 बार मिल चुके हैं जो बांग्लादेश की पूर्व चीफ से, शेख हसीना साहब से।
लेकिन घुसपैठिए का मुद्दा उनकी हिम्मत नहीं हुई शेख हसीना साहब से उठाने के लिए, घुसपैठिए की बात करते हैं। अब आते हैं माननीय अखिलेश यादव जी पे। राजनीति में सटायर चलता है, जिसको सटायर का मतलब नहीं है वो अच्छा मानेंगे बुरा मानेंगे, जिनको सटायर का मतलब नहीं मालूम है उनको क्या बोले। उन्होंने हंस के कहा, सटायर के रूप में कहा है, और खाली खाली उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहा है। और यह सत्य है कि श्री गोरक्षपीठ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की विरोधी रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है। आप भारतीय जनता पार्टी में भी घुसपैठिए हैं, उत्तर प्रदेश में तो ही है सटायर के रूप में। अब जिसको सटायर नहीं मालूम है वो इसको मुद्दा बना के उन्माद फैलाना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है उसके ज़हन में और कोई बात है ही नहीं। तो हम सटायर के रूप में एक बार नहीं 10 बार कहेंगे, लेकिन जब घुसपैठ के बारे में कहेंगे, जो वास्तविक घुसपैठ होती है, तो केंद्र सरकार अयोग्य है, उत्तर प्रदेश सरकार अयोग्य है। अगर इन लोगों के 11 साल में और 9 साल में रहते हुए अगर बाहर के लोग अगर आए हैं, आज तक कोई आंकड़ा जारी नहीं कर पाए हैं, तो ये अयोग्य हैं अगर आए हैं। और नहीं लोग आए हुए हैं तो उन्माद का मुद्दा बनाते हैं। जैसे अभी बीच में आप लोग का मदद लेके उन्होंने रेल जिहाद बनाया था, अब रेल जिहाद गायब हो गया अचानक से। बताए, घुसपैठिए सब रेलवे लाइन किनारे रहते हैं और रेल जिहाद कर रहे हैं, अब वो मुद्दा गायब हो गया है। इस प्रकार से इनकी राजनीति है, क्योंकि जन कल्याण इनके बस में नहीं है। जन कल्याण की बात मुख्यमंत्री करते नहीं है। 365 दिन में से 100 दिन भी अपने ऑफिस में बैठते नहीं है। तो जो 100 दिन अपने ऑफिस में नहीं बैठेगा ऐसे ही बातें करेगा, जन कल्याण से इतर बातें करेगा। अरे आप ऑफिस में बैठिए और अपने पुलिस, अपनी सीआईडी, अपनी एलआईयू, केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल लगा के घुसपैठियों को निकालने में कितने देर लगता है? महीना भी नहीं लगेगा। ठीक है। और अगर आपको ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं कि घुसपैठिए का मतलब होता है जो बिना अनुमति के गुपचुप तरीके से प्रवेश कर जाए, बिना किसी अवैध तरीके से। आपके कहने का मतलब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठिए हैं, आपको पता है कि वो उत्तराखंड से अवैध तरीके से आए हैं उत्तर प्रदेश? आपने सुना नहीं, क्योंकि आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। मुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं कह रहा हूं सटायर यूज किया उन्होंने। एक सेकंड, अगर मुद्दा है तो आपको क्या बात करनी इस पर वाजिब नहीं लग रही है क्या? सटायर है ये, वाजिब नहीं लग रहा है क्या? और अगर मुद्दा है तो टोटी चोर भी मुद्दा है, रविंद्र जी एक सेकंड, मुल्ला मुलायम भी मुद्दा है, चुटीले अंदाज में एक सेकंड, और मुख्यमंत्री निवास को धुलवाना भी मुद्दा है, मंदिर धुलवाना भी मुद्दा है। और ये इनकी चोरी पकड़ी गई है। 365 करोड़ रुपया दिया था इन मुद्दों को लागू कराने के लिए। इतनी नफरत के साथ डिबेट में मत बैठिए, या तो फिर अगर कोई बात आज सवाल रखा जा रहा है तो आप सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहे आप उस चीज का? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव का ये जो बयान है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहा गया है, लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रिया जी, रविंद्र जी हमारे मित्र हैं, वो थोड़ा बहुत जल्दी नाराज हो जाते, बड़े शार्ट टेम्पर्ड के हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस चर्चा में मेरा इनका आमना सामना होगा। मैंने नाराज़ नहीं करना चाहता, तो कभी नाराज़ हो जाएंगे, हो सकता है बीच में डिबेट छोड़ के चले भी जाएं। लेकिन अखिलेश जी का जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा तो बहुत हल्के अंदाज में, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से इतनी हल्की टिप्पणी की अपेक्षा हम लोगों को नहीं थी। और दुर्भाग्य यह है कि रविंद्र जी उस बात को जिस तरह से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि उस पार्टी के प्रवक्ता है, नहीं बड़े पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, ये इस तरह की चर्चाओं से दूर रहते हैं। समस्या ये है कि जो उन्होंने कहा, काश अगर वो उन्होंने कहने से पहले थोड़ा सा सोचा होता तो ये शब्द उनके मुंह से नहीं निकलते अखिलेश जी के। उन्होंने कहा उत्तराखंड से आए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था,
आज नहीं आए, जब आए हैं तब आए हैं, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तब से वो यहाँ पे हैं। ठीक, तो उसके बाद उत्तराखंड कटा है, उसके पहले उत्तराखंड इसी में था, तो उनको आप ये नहीं कर सकते कि वहाँ से आए हैं। पहली बात का जवाब। दूसरा, अगर आप पर्वतीय होने के नाते उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में स्थित पूरे पर्वतीय समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी आबादी आपके लखनऊ में है, हर जिले में है, और सब छोड़िए, आपके खुद घर में है। आपकी धर्मपत्नी भी पर्वतीय समाज से है। डिम्पल यादव जी का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। किस परिवार की? उनके परिवार का बैकग्राउंड उत्तराखंड से शुरू होता है। अपर्णा बिष्ट जी कहाँ की है? उनकी भयऊ, वो भी वहीं की है। तो अब आप सोचिए कि आपने क्या कहा है और कहाँ तक ये बात जा रही है। पर्वतीय समाज को कह दिया। व्यापक अर्थों में देखें, जैसे अरविंद जी कह रहे हैं कि जो दूसरे देश से आए हैं, तो आपने सिखों को गाली दे दी। जो भारत बंटवारे के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्र से आया, भाई अफगानिस्तान से आए, आपने सिंधियों को गाली देने का काम किया है। आपने उस सर्व समाज को अपमानित करने का काम किया, जाने अनजाने अखिलेश जी, जो आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि आपने क्या कहा है। आपने कहा तो बहुत हल्के अंदाज में, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि प्रिया जी बहुत दूर तलक जाती है। ये बात इतनी छोटी नहीं है। आज भारत सरकार अगर घुसपैठियों को चिन्हित करके उनको डिपोर्ट करने में सक्रिय हो रही है, तो हमारा विपक्ष कह रहा है कि साहब 11 साल से इनका शासन है। अखिलेश जी ने अपनी बातचीत में भी कहा कि भाई गुजरात या राजस्थान सीमा से घुसपैठिए घुसते क्यों नहीं दिखाई देती। वहाँ की प्रदेश सरकारें बीएसएफ से कोऑपरेट करती हैं और ऐसे किसी सूचना को ट्रांसफ़र करती हैं और घुसपैठिए पकड़े जाते हैं, धरपकड़ होती है, मारे जाते हैं। आपको याद होगा गुजरात की विवेक जी देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाती है, हर एक मंच पर वो घुसपैठिए की बात करती है, डेटा क्यों नहीं जारी कर देती है? इस पर क्या कहेंगे आप? अगर आप भगा रहे हैं घुसपैठियों को, उन पर कार्रवाई का रिएक्शन ले रहे हैं, तो वो रिपोर्ट, वो डेटा कहाँ है? देखिए, असम में इस सरकार ने इस पे काम शुरू किया। आप देख लीजिए, आए दिन वहाँ पे कुछ न कुछ लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने इस कार्य को शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी सरकार उसको लेने वाली कार्य में, और अब इसको सबसे आगे बढ़ के भारत सरकार ने इसको गंभीरता से लिया। स्वयं लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय को समझा है कि किस तरह से सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी बदली जा रही है। और ये प्रिया जी आज की समस्या नहीं, रविंद्र जी स्वयं इस समस्या को जानते हैं कायदे से। जिस जनपद के रहने वाले हैं, ये राजनीतिक बाध्यता है इनकी जो है, समाजवादी पार्टी से बोलने में संकोच करेंगे, लेकिन मुझे कोई संकोच नहीं कहने में। बस्ती जनपद और जो सीमावर्ती जिले सिद्धार्थनगर वगैरह हैं, उनकी डेमोग्राफी चेंज हुई है। हम लोग सन 84 से इस विषय को उठा रहे हैं, जब बस्ती जिले में डीएम आर.के. मित्तल हुआ करते थे। उन्होंने पैसा लेकर के ऐसे ऐसे बिल्डिंगों के मुसलमानों के नक्शे पास किए। हम लोग तब दीवारों पे लिखते थे कि गली गली में शोर है, आर.के. मित्तल चोर है। जिलाधिकारी था, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने देश के अस्मिता को बेचा है। हम तब से इस पर चिल्ला रहे हैं। नितिन जी, ये जो लगातार ये बयानबाजी देखी जा रही है, और अब ये जो सीमा है एक राजनीति की, वो कहीं ना कहीं अब क्रॉस हो रही है, वो सबके सामने है। कभी किसी शब्द का इस्तेमाल कर लेना भी ये आम बात हो गई है राजनीति में। अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ घुसपैठिए, उनको वापस उत्तराखंड भेज देना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 27 के चुनाव से इतना डर है समाजवादी पार्टी को, किस तरीके से ये बयानबाजी दे रही है। देखिए प्रिया जी, हर राजनेता के बयान के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण ही रहता है। चाहे वो किसी भी दल का नेता दे। ये सही है कि अखिलेश यादव ने एक जो टिप्पणी करी है, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, एक सांसद के नाते उनको नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन ये भी सच है कि टिप्पणी सिर्फ एक तरफ से नहीं आती है। टिप्पणी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, हर दल में ऐसे तमाम नेता हैं जो उल जरूल बयानों के लिए जाने जाते हैं। किसी का नाम उसमें लेकर के उजागर करने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार जो हमारे प्रदेश की और देश की जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा हो, खेल हो, महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, रोजगार का मसला हो, फैक्ट्रियों का मसला हो,
इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपने बहुत कम देखा होगा कि राजनीतिक लोग जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तमाम जातियों की बात होगी, घुसपैठ की बात होगी, अवैध रूप से बात होगी, आतंकवाद की बात होगी, लेकिन शिक्षा, रोजगार, इन तमाम जैसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी बात कोई राजनेता करता नजर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उन पर ध्यान न दे करके शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम सब कैसे आगे बढ़ें, इस पर अगर कोई टिप्पणी करे तो मुझे लगता है वो समाज के लिए और सभी के लिए बहुत बेहतर साबित होंगी। प्रिया जी जी ठीक है। रवीन जी, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चाहे वो गोविंद वल्लभ पंत जी हो, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हो, या फिर हेमवती नंदन भगुड़ा हो, अगर बात की जाए ये सभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद का नेतृत्व कर चुके हैं और ये सभी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। क्या इस पर भी अखिलेश यादव ये जो टिप्पणी है इन तक भी पहुंच रही है? क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एक को कहना, और ये सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो आज उत्तराखंड में हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पद पर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर रवीन जी? आपका पूरा का पूरा जो प्रश्न है ये काल्पनिक है, उत्तर योग्य नहीं है। इस तरह नाम आपने लिया है। एक सेकेंड, ठीक है रवीन जी, अभी आप जिस तरीके से जब शुरुआत हो रही थी डिबेट की, सबसे पहला मैंने प्रश्न यही कहा था कि घुसपैठिए क्या होते हैं। आपने बड़े ही तोड़ मरोड़ कर उस प्रश्न का जवाब दिया। पहले तो 4 सवाल उल्टा ही रख रहे थे, एक भी लाइन में जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया भी वो भी सही ढंग से जवाब नहीं था आपका। अखिलेश यादव का अगर आपने स्टेटमेंट नहीं सुना है तो आप कृपया दोबारा भी उसको सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड से आते हैं, उनको उत्तराखंड वापस भेज दीजिए। ये लाइन आपने सुनी नहीं क्या अखिलेश यादव की? आवाज नहीं मिल रही क्या आपको रवीन जी मेरी? भाषण आपका खत्म हो गया हो तो मैं बोलूं? जवाब नहीं देना, इसको भाषण नहीं कहते हैं रवीन जी। पहले तो ये क्लियर कट करके बात करिए, उसके बाद आप आगे बोलिए। अब कुछ जब आपका भाषण खत्म हो जाएगा तो क्या बता दीजिए, भाषण? मेरा क्या भाषण खत्म है तो मैं बोलना शुरू करूंगा। ये पर्सनल अटैक करना थोड़ा बंद कर दीजिए। सीधे सीधे सवाल का आपने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। एक सेकंड रवीन जी, पहली बार क्या डिबेट पे बैठ रहे हैं क्या आप? सुनिए, पहली बार आप डिबेट, आवाज पहले नीचे करके बात कीजिए। पहली बार बैठा हूँ तभी आपको शायद जवाब देना नहीं पता है। पहला बार है, पहला मिनट है, और आप जितनी बदतमीजी से बात कर रहे कौन हैं। बदतमीजी से बात कर रहा है? अरे एक सेकंड रवीन जी, कौन बदतमीजी? आपसे क्या सवाल करना ये बदतमीजी कहलाती है आपकी भाषा में? आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। एक सेकंड, आप रिकॉर्डिंग सुन यादव लीजिएगा। को सवाल अगर पूछ लिया गया ये बदतमीजी आपकी भाषा में कहलाती है? आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो क्या है फिर? उसको क्या कहेंगे? गरिमा में रहकर आप ये बात कर रहे हैं? बदतमीजी शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको रवीन जी? खत्म हो गया भाषण नहीं, आपका। आप इसका जवाब दीजिए। पहले भाषण कौन कर रहा है कौन नहीं वो बाद में बताइए। जब आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलिएगा, और आपको कुछ ज्ञान तो है नहीं। आपको कितना ज्ञान है वो देख लिया सबने। वो जनता देख रही कि किसको कितना ज्ञान है, किसको कितना ज्ञान नहीं है। इसको कहते हैं कि जब जवाब नहीं आता है तब इसी तरीके से तोड़ मटोड़ की बातें कर रहे हैं। ठीक है, रहने दीजिए आप। नितिन श्रीवास्तव जी, आप बहुत बदतमीज हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कौन बदतमीज है। आप 4 बार जो बदतमीजी का शब्द इस्तेमाल करें। एक सेकंड रवीन जी, शालीनता से बात करना किसको आता है किसको नहीं वो सब देख रहे हैं। जिसको सटायर का मतलब ना मालूम एक सेकंड, ऐसे बदतमीजों के साथ मैं बैठना पसंद नहीं करता हूं। रवीन जी, एक सेकंड, धन्यवाद। एक सेकंड, ऐसी बदतमीजी, एक ऐसी सेकंड रवीन जी, पत्रकारिता आपको मुबारक हो। 2 ठीक साल है, बाद आपको पता ठीक लगा है, वो कि जान रहे आपकी किसको पत्रकारिता कितना इस ज्ञान है। बदतमीजी की बोलना नहीं हैसियत चाह क्या रहे थी। हैं धन्यवाद। आप। आपके पास जवाब नहीं तो इसी तरीके से ही भाषणबाजी करेंगे। जवाब आपके ठीक है, पास नहीं है। आपने जवाब दिया। बदतमीजी क्यों सिखाया गया आपने है? जवाब दिया। आपको पत्रकारिता आपने जवाब दिया। एक सेकंड रवीन जी, आपने जवाब दिया किसी भी बात का। बदतमीजी शब्द के अलावा कौन सा शब्द इस्तेमाल कर लिया आपने? आपने सीखा नहीं है और अब सीख भी नहीं बदतमीजी पाइएगा। शब्द के अलावा कौन सा शब्द आपने बड़ी गरिमा में रह के बात किया है? ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के ये प्रवक्ता बैठे हुए थे रवीन सिंह जी, जिनसे जब सवाल किया जा रहा है तो कोई जवाब नहीं, और उसके बाद आप खुद देख रहे हैं कि कौन सी मर्यादा में रहकर ये बात करते हैं। जिस तरीके से आपत्तिजनक ये जो बयानबाजियों का दौर आप देख रहे हैं, और जब इस पर सवाल किया जाता है तो कोई जवाब इनके पास नहीं होता है। और यही वजह है कि अभद्रता का जो इस्तेमाल ऑन स्क्रीन कर रहे हैं वो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी गरिमा में रहकर इस तरीके से भाषणबाजी और बयानबाजी करते हैं ये। ठीक है नितिन श्रीवास्तव जी, चर्चा नहीं रुकेगी, लेकिन नितिन श्रीवास्तव जी
जिस तरीके से देख रहे हैं 27 का चुनाव नजदीक है, जो टिप्पणियां, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आप खुद देख रहे हैं कि कैसे डिबेट शो के अंदर इस तरीके से डिबेट को खराब करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, जो सवाल वाजिब सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर ना देना और उसको कहीं ना कहीं बदतमीजी से जोड़ देना। बिल्कुल देखिए प्रिया जी, पूरा का पूरा जो मसला है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि हर दल के प्रवक्ता का एक बाकायदा उसका कार्य होता है कि कैसे भी हो विनम्र भाव में विपक्षी खेमे का जवाब दिया जाए, चाहे वो पत्रकार हो या फिर कोई नेता हो या कोई सरकार का नुमाइंदा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय अपना बयान ना देकर के उलझुल बयान दे रहे हैं, वो काफ़ी चिंताजनक है। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं की वजह पर जो है पार्टी को भी ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह के प्रवक्ता, किस तरह के डेलीगेट को वो टीवी चैनल पर भेजते हैं, ताकि पार्टी का जो शिष्टाचार है वो झलकता है। तो ऐसे नेताओं से, ऐसे प्रवक्ताओं से ना सिर्फ टीवी चैनलों को बल्कि पार्टियों को भी बचना चाहिए, ताकि उनकी बात जो है सही तरीके से वो ना सिर्फ फोरम पर ना पहुंचा पा रहे हैं बल्कि अपनी जो और अनुशासनहीनता है वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ताकि एक जो हेल्दी एटमॉस्फेयर में जो डिबेट होनी चाहिए, जो एक चर्चा होनी चाहिए, उस पर बात हो सके, ना कि किसी तरह की। देखिए, जवाब ना देने के लिए कुछ तो तर्क रखने पड़ेंगे, लेकिन जब आपके पास तर्क नहीं होंगे उन सवालों के, तो फिर आप ऑन स्क्रीन क्या ही जवाब देंगे उसमें? चाहे वो आप बदतमीजी का शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे उस डिबेट को ही गलत बता दीजिए, चाहे वो आप ये कहकर बोल दीजिए कि जो सामने बैठकर सवाल पूछ रहा है उसको ही ज्ञान नहीं है, ठीक है। लेकिन नितिन जी देखिए, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि घुसपैठिए का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, और ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में करीब 50,000 घुसपैठिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट आई है। बात करें, मायावती ने इस मुद्दे को उठाया था साल 2008 में, लगातार उन्होंने इस पर काम किया था, ये भी एक डेटा बताता है। लेकिन 2012 की बात करें, जब अखिलेश यादव आए थे सत्ता में, उन्होंने इसे रोक दिया। जो अभियान चलाया था मायावती ने उसको भी रोक दिया। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए, लगातार देखा जा रहा है कि उन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया, चाहे वो मंच से संबोधन की बात हो, वो भी सबके सामने है। और लगातार देखिए जो कार्रवाई, जो एक्शन है, चाहे वो उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने की बात हो, चाहे वो उन पर एक्शन लेने की बात हो, और ये सामने है। नितिन जी, आप खुद वरिष्ठ पत्रकार है, आप लगातार जो रिपोर्ट से जो डेटा है वो आपके सामने है। बिल्कुल देखिए, कोई भी सरकार हो तो उसको अगर कानून का इकबाल अगर कायम करना है तो जाहिर सी बात है इन तमाम मुद्दों को लेकर के काम करना होगा। न सिर्फ गुंडे माफिया बल्कि घुसपैठ भी एक बड़ी चुनौती है, न सिर्फ अपने प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी। नेपाल के जरिए आपने देखा होगा तमाम घुसपैठ अभी उत्तर प्रदेश के भीतर, जिसके जरिए दिल्ली तक लोग जाते थे, पूरे देश में जाते थे, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़े पैमाने पर घुसपैठियों पर न सिर्फ प्रहार किया बल्कि जो उनकी अवैध संपत्तियां थी उनको भी तोड़ने का काम किया है। लगातार एलआईयू के माध्यम से, लगातार लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन तमाम इनपुट्स मिलते हैं कि यहाँ पर फला की तादाद में बांग्लादेशी रह रहे हैं। मुझे याद है कि गोमती नगर जो वीवीआईपी क्षेत्र है उनमें किनारे किनारे आप चले जाइए, इकाना के शहीद पथ होते हुए तमाम तरह से घुसपैठ वहां पर देखने को मिलते थे। झुग्गी झोपड़ियां बसा करके लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, तमाम तरह के अपराधों में लिप्त थे। लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई होती गई उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा गया और किनारे होते चले गए। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद के रूप में जिस तरह से गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, आतंकवाद पर कार्रवाई हो रही है, उसी तरीके से घुसपैठ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे अपने लोगों को सुरक्षित करना है तो ऐसे घुसपैठियों पर न सिर्फ लगाम लगानी होगी बल्कि उनको पूरी तरीके से बाहर भी करना होगा। प्रिया जी जी बिल्कुल। विवेक जी देखिए, जो बयान सामने आया है घुसपैठिए वाला, उस पर यह तो कहा ही गया है कि उत्तराखंड से हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनको वापस उत्तराखंड भेज दे। साथ में एक लाइन अखिलेश यादव ने यह भी जोड़ी है कि योगी जी सिर्फ भूगोल से ही नहीं बल्कि विचारधारा से भी घुसपैठिए हैं। देखिए प्रिया जी, मैंने पहले ही कहा था कि रविंद्र जी बहुत सार टेम्पर्ड, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। जो मैंने कहा था देखिए वही हुआ। और जहाँ तक अखिलेश जी ने जिन विषयों को चर्चा की है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बता रहे हैं कि योगी जी घुसपैठिया है। मैंने पहले स्पष्ट किया कि योगी जी उत्तर प्रदेश में हमारे पूजनीय महंत अवैधनाथ जी के शिष्य के रूप में तब आए थे जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था। एक चीज ना जानते हो अखिलेश जी तो अपनी जानकारी समृद्ध कर ले पहले। दूसरा, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठिया है। महंत अवैधनाथ जी से पहले पूजनीय महंत दिग्विजय नाथ जी चुनाव लड़ते थे हिंदू महासभा से।
और जब उस समय भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था। फिर जब भारतीय जनता पार्टी बनी 6 अप्रैल 1980 को, और जब महंत अवैधनाथ जी लड़ते थे चुनाव, तो उनके वाहन पे एक बीजेपी का झंडा बनता था, एक हिंदू महासभा का झंडा बनता था। ये सत्य बात है। जिसको ना जानकारी वो पहले पता कर ले। और हिंदू विवाह वाहिनी, इसका बलात्कारी होने के बारे में बता रहे हैं हमारे अखिलेश जी, पहले उनको और जानकारी कर लेनी चाहिए थी। हिंदू विवाह वाहिनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन हिंदू जागरण मंच की युवा विंग है। ये कोई बाहरी संगठन नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से लोग विद्यार्थी परिषद से, बहुत से लोग इधर से उधर तमाम मोर्चों प्रकोष्ठों संगठन में इधर से उधर होते रहते हैं। तो ये हिंदू विवाह वाहिनी कोई किसी दूसरे का संगठन थोड़ी है। हिंदू जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन है, उसी की युवा विंग है हिंदू विवाह वाहिनी। कोई योगी आदित्यनाथ जी ने इसको अलग से अपने जेब से नहीं बनाया, इसका संरक्षक थे। इसमें इस संस्था का उन्होंने संरक्षण किया, इसका कार्य बढ़ने में वो सहयोगी रहे और इससे कार्य बढ़ा। हम तो ऐसे लोग हैं कि अपरिचित से परिचित, परिचित से मित्र, मित्र से कार्यकर्ता। संगठन का निर्माण हम इस तरह करते हैं। अगर कहीं संगठन बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया तो उसको संघ ने स्वीकार किया और उनको मुख्य धारा में लिया। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके योग्य नेतृत्व में लगातार दूसरी बार पूरी कैबिनेट रिपीट हुई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री पूरे चुनाव जीत करके रिपीट नहीं हुआ है। आज सबसे ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के माध्यम से पूरी कैबिनेट के साथ रिपीट होने वाले ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं। अब अगर उनकी ये सफलता अखिलेश जी के नहीं पच रही तो हाजमोला खा ले। समस्या उनकी ये है कि उन्होंने टिप्पणी तो कर दी, अच्छा की कैसे? अपने हल्केपन में, चूंकि उनका बहुत जो स्तर राजनीति का बहुत हल्का है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो कह क्या रहे हैं। पहली बात, योगी आदित्यनाथ जी एक मठ के महंत हैं। संत महंत साधु का ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई देश होता है, ना कोई प्रदेश होता है। वो तो समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी पे टिप्पणी करने से पहले अगर अखिलेश जी ने सोचा होता कि मैं कह क्या रहा हूँ। हमारे बहुत से संत हैं जो कहाँ कहाँ मठों में हैं, उनका अगर जन्म स्थान देख लेंगे तो कोई बिहार में है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो क्या अब हम प्रदेश की सीमाओं से मठ मंदिरों और देखेंगे? तो ये भी उनका हल्कापन है अखिलेश जी का। और एक तरफ तो तुम आप युवराज के जिस पार्टी के तुम पिछलग्गू बने घूम रहे हो, सोनिया जी कहाँ की है? कहाँ की सोनिया जी? इटली की। कैप्टन सतीश शर्मा की धर्मपत्नी कहाँ की है? विदेश की है। आपकी खुद की धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी कहाँ की है? पुराना नाम उठा के देख लीजिए, डिम्पल रावत है, रावत परिवार से हैं, महाराष्ट्र में पैदा हुई हैं, गांव इनका उत्तराखंड में पड़ता है। तो आप क्या कह रहे हैं? इस बात का कोई और छोर है? ये बता रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का मानसिक स्तर कितना हल्का है, या कह लीजिए कितनी हल्की टिप्पणियां अखिलेश जी करते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है विवेक जी। नितिन जी, 2027 में सिर्फ और सिर्फ मुद्दे बनाने के लिए इस तरीके से बोलना कितना वाजिब है? क्योंकि बात करें, सबसे पहले जो अभियान चलाया गया था घुसपैठियों के खिलाफ, वो साल 2008 में चलाया गया था, जो कि मायावती ने चलाया था अपनी सरकार में। उसके बाद जब 2012 आया, जब अखिलेश यादव की सरकार आई, उन्होंने ये सारे अभियान बंद कर दिए। लगातार अभी देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि किस तरीके से आप काम करिए, किस तरीके से धरपकड़ करिए, और इसकी एक लिस्ट भी सामने आई है। लेकिन अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से इसको नजरअंदाज कर दिया, इसको बंद कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव किस मुंह से ये मुद्दा उठा रहे हैं? क्या मानसिकता है समाजवादी पार्टी की? अब वो उनकी जुबान पर आ रही है। और देखिए, जो प्रवक्ता बैठाते हैं ये लोग टेलीविजन पे डिबेट में, वो भी इसी मानसिकता के साथ, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, इनको हटवाना पड़ता है डिबेट से। जब जवाब नहीं होता है तो ये अभद्र भाषा इस्तेमाल करने लगते हैं।
देखिए प्रिया जी, ये बात प्रिया जी सच है कि जो अखिलेश यादव का जो मंतव्य था वो बिल्कुल सटायर के रूप में था, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा चुटीले अंदाज में जो है बयान देते हैं, चाहे वो किसी भी मसले पर पत्रकार उससे सवाल पूछे, हर बात पर उनका तंज कोई ना कोई रहता जरूर है। मेरी इस पे आपत्ति है, चुटीला अंदाज इसको नहीं करते। चुटीला अंदाज अटल जी का था सदन में, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आधे सदस्य मूर्ख हैं। देखिए, तो लोग खड़े हो गए, क्या कह रहे, कहने आधे सदस्य मूर्ख नहीं है। देखिए, अंदाज ये चुटीला होता है, थोड़ी चुटीला हल्कापन है। विवेक जी, हर नेता का अपना अंदाज होता है, हर पार्टी का अपना अंदाज होता है। अखिलेश यादव का भी अलग अंदाज है, जिस तरह से तमाम लोग काम करते हैं, सबके बारे में, सबके बयान के बारे में पता है, क्योंकि उन्होंने हंस करके बयान दिया, तो जाहिर सी बात है वो सटायर के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री चूंकि वो संविधान की रक्षक हैं, शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन पर किसी तरह की टिप्पणी करने से पहले एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक बड़े नेता को सोचना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो, जैसा कि आपने कहा कि जो एक 27 की राजनीति क्या होने वाली है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं 2017 तक, उस बीच में 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी। 14 का जो चुनाव होता है वो पूरी तरीके से धर्म पर आधारित होता है और एक बड़े लेवल पर मास लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी चुने जाते हैं। 14 से 19 तक चुनाव होता है, लोकसभा का 19 में फिर नरेंद्र मोदी चुने जाते हैं। उसके पहले 2017 का जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें फिर नरेंद्र मोदी का जादू उत्तर प्रदेश में चलता है और माना जाता है कि जो जाति आधारित उत्तर प्रदेश में राजनीति अब तक होती आई थी उसका मिथ तोड़ने का काम किया है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने। और धर्म आधारित चुनाव होता है, पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी का सोपड़ा साफ हो जाता है। लगभग 325 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जीतते हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर चुनाव आता है 2022 का। 2022 के चुनाव में भी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में रहते हैं, वो प्रचार करते हैं, सीटें जरूर कम आती हैं, लेकिन फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार कंटिन्यू करती है, वो सीएम बनते हैं। उसके बाद चुनाव आता है 2024 का। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को लेकर के फिर से आम जनमानस के बीच में होते हैं और नारा देते हैं पीडीए का, और ये कहते हैं कि अगर फिर इस बार बीजेपी की सरकार केंद्र में बनती है, एनडीए की सरकार केंद्र में बनती है, तो निश्चित रूप से संविधान खत्म हो जाएगा। यानी कि उन्होंने ऐसे लोगों को एकजुट करने का काम किया जिनके ऊपर संविधान कहीं ना कहीं विश्वास था और उनको पता था कि इसी आरक्षण की बदौलत हम वहां तक पहुंच सकते हैं। पूरी तरीके से चुनाव जाति आधारित होता है और अखिलेश यादव उसमें सफल होते हैं। 37 सीटें समाजवादी पार्टी को अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं लोकसभा में 80 में से, और कांग्रेस जो कि डूबता हुआ जहाज थी उत्तर प्रदेश में उसको भी 6-7 सीटें मिलती हैं। तो अखिलेश यादव को ये पता चल गया है कि धर्म के नाम पर अगर चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हार होगी, जाति आधारित चुनाव होगा तो हमको सफलता मिलेगी। और यही वजह है कि लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव में जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया है अखिलेश यादव ने, उसके बाद से लगातार वो पीडीए का राग लाते हैं और पीडीए के जरिए 27 का फॉर्मूला देख रहे हैं ताकि उसी के जरिए वो सत्ता पर आसीन हो सकें। और लगातार इसी पीडीए का फॉर्मूला वो जहां भी जाते हैं उसी के रूप में देखा जाता है। चाहे उनकी आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए, पार्टी एनालिसिस करिए, राष्ट्रीय लेवल पर या प्रदेश लेवल पर जो भी इकाई बनती है उसमें पीडीए की झलक देखने को मिलती है। नितिन जी, लेकिन देखिए आप जिस तरीके से कह रहे थे कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मजाकिया अंदाज में इस तरीके से बोला करते हैं, कोई उनका पहला ऐसा बयान नहीं है, बहुत ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो मीडिया के सामने हो। लेकिन ये जो घुसपैठिया बोला और उसके बाद ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के हैं उनको उत्तराखंड वापस भेज दो, आप अगर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके का अगर कोई स्टेटमेंट सामने आता, सपोज दैट कि वो ये भारतीय जनता पार्टी ये कह रही हो कि मुलायम सिंह यादव ने अपने घर में घुसपैठिए पाल रखे हो, जिस तरीके से विवेक जी ने बोला कि जो अपर्णा यादव की बात चाहे कर ले वो भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड से है, अगर बात है डिम्पल रावत की कर ले वो भी बात करें उत्तराखंड से ही है। बिल्कुल, देखिए प्रिया जी ये बात सच है कि राजनीति का जो स्तर है हर नेता का वो कहीं ना कहीं गिर रहा है और आने वाले समय में गिरता चला जा रहा है। चाहे आप बिहार के इलेक्शन को देख लीजिए, यूपी के इलेक्शन को देख लीजिए, मध्य प्रदेश के इलेक्शन जो भी बीता है वहां पर देख लीजिए, तमाम जगहों पर जो नेताओं की बयानबाजी है उसका कोई स्तर नहीं रह गया। वो किसी भी स्तर पर जाकर के बिलो द बेल्ट की राजनीति करने में उनको कोई भी शर्म हया नहीं आती। और यही वजह है कि तमाम देखिए, चाहे वो मैंने इसीलिए इस बात का जो सवाल था वो जो समाजवादी पार्टी के पहले प्रवक्ता बैठे हुए थे यही किया कि अगर गोविंद वल्लभ पंत जो कि उत्तराखंड से हैं वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने नेतृत्व किया है, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी हो चाहे वो हेमवती नंदन हो, गाली अगर पड़ रही है तो फिर सबको पड़ेगी एक लाइन में, सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही थोड़ी ना लाइन में है। देखिए वो देखिए मसला प्रिया जी एक अलग तरह का है, क्योंकि
जब उत्तराखंड का बंटवारा हुआ उससे पहले की वो लोग हैं, यानी कि तब उत्तराखंड का अस्तित्व नहीं था, यूपी ही उत्तर प्रदेश के रूप में ही वो पूरा का पूरा बड़ा राज्य था, जिसमें तमाम लोकसभा की सीटें थी, विधानसभा की सीटें थी। मुझे लगता है कि 2000 में 98 में हटा वो। 2000 में जाकर के वो अलग योगी हुआ है। आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश जब आए हैं तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था। उत्तर प्रदेश में था, बिल्कुल। जब उनका 1952 में जन्म हुआ है, तब उस समय जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में वो रहे होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजनीति का स्तर है उसे कहीं ना कहीं सुधारने की जरूरत है। मैं ये भी देख रहा था कि इसके पहले भी अखिलेश यादव तमाम कार्यक्रमों के जरिए योगी आदित्यनाथ पर प्रहार करते नजर आए हैं, चाहे वो पीडीए के जरिए हो, या फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो, या फिर मुसलमानों पर कार्रवाई हो, या फिर उनके बयान हो सदन के भीतर, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि एक माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तमाम मसलों को लेकर के अखिलेश यादव उनको घेरते आए हैं, लेकिन जिस तरह का स्तर होना चाहिए वो राजनीति का स्तर देखने को नहीं मिलता है। एक परिपक्व नेता के रूप में अखिलेश यादव को उभरना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा समय के सांसद हैं। आने वाले समय में भी फिर उनके ऊपर भी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है और ऐसे में उनको बयान देना क्या देना है, इसको सोच समझ करके बोलना चाहिए। प्रिया जी। जी विवेक जी, अगर बात करें, देखिए जब ये मुद्दा उठा ये भी कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ये टोटी चोर फिर क्या था। भारतीय जनता पार्टी भी तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बयानबाजी करती है। देखिए प्रिया जी, टोटी चोर अखिलेश जी के जब आवास इन्होंने जब सरेंडर किया, मुख्यमंत्री के जो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने आवास लिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर हुआ, तो वहाँ से टोटियाँ और जो और सैनिटरी आइटम थे गायब थे। उस पर टोटी चोर की टिप्पणी निकल के आई थी। महंगी महंगी टोटियाँ ये लोग खोल ले गए थे, ये सत्य बात है। उसको बाद में अखिलेश जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस करने का नाटक भी कर रहे थे। नहीं, ये भी कहा ना विवेक जी, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके लिए इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। अगर टोटियां गायब हुई थी तो सीधे सीधे कह देना चाहिए था। ये सो कॉल्ड ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो क्यों? होता क्या है प्रिया जी, आपको थोड़ा सा मैं और अपडेट कर दूं। जब सरकारी आवास किसी को अलाट होता है तो उसमें सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को तमाम सी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं। एसी, गीजर, वाटर प्यूरिफायर वगैरह सब लगाए जाते हैं। तो कुछ जो ऐसे लोग होते हैं, जब वो आवास उनका समाप्त होता है तो उनके वो तो शायद वो लोग नहीं करते, लेकिन उनके चिट्टे बट्टे उसमें चीज़ें खोल ले जाते हैं। कई बार ऐसी मेरे पास शिकायत है, मुझको लोगों को कहना पड़ा अरे भाई उसको वापस करिए, नहीं तो वो आपके उसमें लिख दिया जाएगा, तो वो आपके उससे कट जाएगा पेंशन वाले अमाउंट से, और वो आपके जीवन भर का दंड हो जाएगा। कोई विपक्ष वाला इसको देख लेगा तो जी होगा। ये गलती अखिलेश जी के यहाँ से हुई है, उसमें टोटियाँ खुली हैं, वो उनके रिकॉर्ड में है, उससे अब उनका पीछा नहीं छूट सकता। वो टोटी चोर उनके ऊपर चस्पा है। अगर आप वाटर प्यूरिफायर खोल ले जाएंगे तो वो आपके उसमें लिख उठता है कि इनके यहाँ लगा था, ये गायब हो गया, तो वो आपके पेंशन वाले अमाउंट से काटा जाता, जो बाद में पूर्व हो जाने के बाद जो पेंशन मिलती है, और रिकॉर्ड में लिखा रहता है। तो वो उससे आपका फिर जीवन भर पीछा नहीं छूटेगा जब तक आप राजनीति में रहेंगे। जो देखेगा वो कहेगा अच्छा चाचा पर्दों उठा ले गए थे नेताजी का, अच्छा एसीओ खोल ले गए थे, तो वो सब वो दिखता है। ये इनके यहाँ हुआ है, उस पर इन्हें टोटी चोर कहा जाता है। अब ये कहते साहब मुख्यमंत्री आवास क्यों धुलवाया। देखिए योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड तो प्रिया जी सन 2000 में बना है, आज 25 साल उम्र हो रही है। इसी 9 नवंबर में जहाँ तक मेरी जानकारी है उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा। उसके बहुत पहले से योगी आदित्यनाथ जी बतौर अवैधनाथ जी के शिष्य गोरखनाथ मठ में विद्यमान हैं, और आज वो उस मठ के पूजनीय मठाधीश या पीठाधीश्वर जो कहती हो आप कह लीजिए, जो उनके भक्त हैं, जो गोरखनाथ मठ की महत्ता है, लोग योगी आदित्यनाथ जी जो उस मठ का पीठाधीश्वर होता है उसको भगवान शंकर का प्रतिरूप मानते हैं उनको। आप अखिलेश जी ने जो टिप्पणी की है वो योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की है, पीठाधीश्वर गोरखनाथ पीठ पर टिप्पणी है, और ये स्वीकार्य नहीं है। आप ने बहुत हल्की बात की है। आपको कुछ बोलने से पहले देखना चाहिए था कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था
उस समय से वो विद्यमान है, वहाँ से सांसद है। कोई आज से सांसद क्या राजनीति में नहीं है योगी आदित्यनाथ जी। 4 बार तो मेरी जानकारी में वो सांसद रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके, 2 बार मुख्यमंत्री हैं। तो कोई इतना छोटा राजनीतिक जीवन तो उनका है नहीं, एक चीज। दूसरा, आप टोटी चुराएं लोग ना कहें, आप टोटी खोल ले जाएं लोग ना कहें। अब आपकी एक पीड़ा है कि साहब हमारा मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। आप जिस मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे, आप उसकी अगर पवित्रता बरकरार नहीं रखेंगे, कोई संत वहाँ रहने आएगा, तो हमारे यहाँ गंगा पवित्रता का द्योतक है। हम स्वयं को भी पवित्र करते हैं प्रतिदिन पूजा से पहले, तब हम पूजा शुरू करते हैं। तो अगर एक संत महंत या पीठाधीश्वर वहाँ रहने आ रहे हैं, तो उनको उस स्थान को तो गंगा जल से पवित्र कराना ही कराना है। ये भी आपकी पीड़ा है। तो भाई अभी गंगा पवित्रता का द्योतक ये पीड़ा है या मुख्यमंत्री आवास धुला जाना पीड़ा है? अगर धुला जाना पीड़ा है तो आपको वहाँ पे ऐसे कुकर्म नहीं करने चाहिए थे कि जनता आपको यहाँ से निकाल के बाहर कर दे। लोकतंत्र में प्रिया जी जनता जनार्दन होती है। ठीक है। अब फिर इनकी एक पीड़ा और आती है कि वो कन्नौज में वो मंदिर धुलवा दिया था। भाई मंदिर में जूता पहन के क्यों गए थे? आप नहीं गए तो आपके पीछे वाले लोग चले गए। अगर हम किसी पवित्र स्थान पे जाते तो वहाँ की पवित्रता बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए गर्भगृह में सबको प्रवेश नहीं दिया जाता मंदिरों में, आपने देखा होगा, प्रचलन में है। तो ये चीज़ अगर छोटी सी बात इनके समझ में नहीं आती है तो ये मैंने कहा ना कि बहुत ही हल्कापन है। और हमारे नितिन जी पता नहीं कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे, सटाए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हमारे पूर्वांचल की ठेठ भाषा में इसको खिस निपोर कहते हैं। इसको, ये जो भाषा है इनकी खिस निपोरी वाली भाषा है। ठीक है विवेक जी, लेकिन देखिए जो घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कोई छोटा शब्द नहीं है, मतलब बहुत बड़ा है। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं, ना तो ये यूपी का ही सिर्फ मुद्दा है, बात करें पूरे देश में ये मुद्दा बना हुआ है, यूपी में बुरा हुआ है। आगरा की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में आगरा से अभी हाल ही में 90 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ में 50,000 से ज्यादा घुसपैठिए जो कि रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। ये घुसपैठिया शब्द इस्तेमाल कर लेना, अवैध तरीके से जो लोग आ जाते हैं, गलत इरादों से आते हैं, किसी गलत गतिविधि को अंजाम देते हैं, पूरी तरीके से अगर देखा जाए ये शब्द बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन नितिन जी से मेरा सवाल कि नितिन जी 27 का चुनाव नजदीक है, लेकिन राजनीति में अभी आप जिस तरीके से बता रहे थे कि अब कोई बैरियर नहीं बचा है, जो स्तर है राजनीति का वो लगातार गिरता चला जा रहा है। वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार है, चाहे वो ट्वीट्स के माध्यम से हो, चाहे वो पोस्टर वॉर तो आज बहुत ही आम है, पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए भी नहीं है, लेकिन इतना स्तर गिरा लेना राजनीति का, आपको नहीं लगता इस पर जनता पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैसेज बहुत गलत जाता है और आम जनमानस सब समझ चुकी है कि सारे राजनेता जो है इस पूरे मसले को लेकर के एक से हैं। उनको ये बखूबी पता है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो या फिर अन्य दल, वो कोई भी दूध का धुला नहीं है। चाहे कोई मसला हो, हर किसी की तीखी टिप्पणी, और खास तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हो, तमाम हो, उनको पता है कि कैसे नैरेटिव सेट किया जाए। जैसा कि अभी टोटी का जिक्र हो रहा था, मुझे नहीं लगता कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाना चाहिए। ये एक जांच का विषय था। विभाग, राज संपत्ति विभाग एक है, उसको बेकायदा जिम्मा है जांच करने का, अलॉट करने का, क्या कम है क्या ज्यादा है, उसको रखरखाव का पूरा जिम्मा है। उसके बाद ये लगातार मसला चलता चला आ रहा है। 8 साल हो चुके हैं अखिलेश यादव को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर बंगला खाली किए हुए, अभी तक ये मसला जिंदा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बेकायदा इस मुद्दे को लेकर के टिप्पणी की थी, उसके बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। तो तमाम तौर पर जो नैरेटिव सेट करने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार कोई भी दल इस पूरे मसले को लेकर के किसी भी तरीके से धुला नहीं है। चाहे जो टिप्पणी, चाहे महिलाओं को लेकर के टिप्पणी हो या फिर सामाजिक सरोकार का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर कोई उसे अपने तरीके से अपने लेवल पर वो मुद्दे तो पीछे रह गए ना। अब आप खुद ही देख रहे हैं राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए, जो मुद्दे विपक्ष को उठाने चाहिए, विपक्ष की भी तो एक बहुत बड़ी भूमिका है सियासत में, राजनीति में बहुत बड़ा रोल निभाती है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उनको छोड़ के आज जो सियासत का स्तर गिरा रहे हैं, राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक पलटवार, चाहे वो घुसपैठिया कह देना हो, चाहे उधर से टोटी चोर कह देना हो,
इस पर बिल्कुल एक जरूरत हो चुकी है कि अब इस पर लगाम लगाएं, स्टॉप लगाना बहुत जरूरी हो गया है। और बिल्कुल देखिए, जैसा कि क्योंकि देश का मुद्दा तो उठ ही नहीं रहा है, जो प्रदेश का मुद्दा है वो तो कोई उठा ही नहीं रहा है। प्रिया जी, आपको याद होगा चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो मुझे लगता है कि इन नेताओं के ऊपर 5 साल और हमेशा के लिए आदर्श आचार संहिता बोलने को लेकर के लागू होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी नेता किसी भी व्यक्ति के लिए उलूल जुलूल बयान ना दे सके। क्योंकि सिर्फ चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा तमाम लोगों को वो बैन किया गया। अभी हाल ही में जो जेल से बाहर आए हैं आजम खान, वो तो अपनी बेबाकी के लिए जाने ही जाते थे, उन पर बेकायदा चुनाव आयोग ने बैन लगाया, कई बार बैन लगाया। और ऐसे तमाम नेता हैं जिन पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी एक कानून की जरूरत है कि ताकि इन नेताओं के ऊपर वो हमेशा 24 घंटे इंप्लीमेंट हो सके, कि किसी भी तरह का कोई भी नेता किसी पर कोई अशोभनीय टिप्पणी या कोई असंसदीय भाषा का जो इस्तेमाल है वो न कर सके किसी के ऊपर। तो इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि समाज में एक स्वच्छ संदेश जाए, एक साफ संदेश जाए कि राजनेता जो हैं वो जनमानस की सेवा करने के लिए बने हैं, प्रदेश को और देश को आगे ले जाने के लिए बने हैं, ना कि सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। प्रिया जी, बिल्कुल, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्टूडियो से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। साथ ही समाजवादी पार्टी से रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से नितिन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर देखा गया कैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी लगातार जारी, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहा और ये कहा कि वो उत्तराखंड से आते हैं, उनको वापस उत्तराखंड भेज देना चाहिए। उन्होंने ये भी एक लाइन जोड़ी कि वो सिर्फ भौगोलिक स्तर से ही नहीं, उनकी कहीं ना कहीं जो विचारधारा है वो भी उत्तराखंड घुसपैठिए वाली है। तो योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बन चुके हैं। सांसद के तौर पर गोरखपुर से शुरू हुआ सियासी सफर लखनऊ तक गहरी जड़ें जमा चुका है और इस बयान के बाद जनता के बीच बहस काफी तेज हो गई है। 2027 की चुनावी लड़ाई में हर बयान, हर शब्द काफी मायने रखेगा। क्या यह बयान राजनीति की दिशा बदल पाएगा, ये समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।